Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करेंगे आज के स्पेशल के डे के साथ में। आज का स्पेशल डे क्या है? फॉल प्रिवेंशन अवेयरनेस डे। फॉल, आप कैसे भी गिर सकते हैं। आप चक्कर आके गिर सकते हैं, बेहोश होकर गिर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रिंक करके गिर जाएं या फिर दिखाई कम दे, इस वजह से भी गिर सकते हैं। तो इन सभी तरीकों को रोकने के लिए, इनसे अवेयर करवाने के लिए आज का ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी बार क्या होता है, वैसे तो छोटी मोटी चोट लग के रह जाती है, लेकिन काफ़ी बार बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है। बिकॉज़ अगर मैन होल में गिर गए तो उस टाइम पे तो बंदे की जान जाने का भी खतरा होता है। तो संभल कर चलना चाहिए और ये हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करवाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की हमारी कोटेशन के साथ में। आज की कोटेशन में कहा गया है बी योर सेल्फ। बिकॉज जो ओरिजिनल होता है उसकी कॉपी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कीमत होती है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्दी होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपनी इंपॉर्टेंस को भी कम मत कीजिए और अपने आप को कभी किसी से कम मत समझिए। बिकॉज जो आप हैं वो आप ही रहेंगे और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। कुशीनगर, ये न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये एक टाउन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। चलिए इसको देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स, जिसे इन शॉर्ट CBIC बुलाते हैं, इसने कुशीनगर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, इसे एक कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंट बढ़ गई है और कुशीनगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। कुशीनगर एक छोटा सा टाउन है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये क्यों ना जाना जाता है कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और ये यहाँ पे आने का क्यों रीज़न है? क्योंकि उनका मानना है कि जो गौतम बुद्ध, जो बुद्ध भगवान माने जाते हैं, उनको यहीं पे महापरिनिर्वाण मिला था। इनके बारे में आपको बताना है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी, ये मिशन है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? हमारे ऑप्शन हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा? हमारा आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम रखा गया है 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी। इस मिशन को लॉन्च किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पंपोर के अंदर और इसके अंदर जो DG पे सखी को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके यूनियन टेरिटरी के अंदर। और ये किसकी हेल्प से होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से। और इनकी वजह से हम इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे जिसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा। अगर आप रिमोट एरिया से, जहाँ पे बहुत ही कम एक्सेस देखने को मिलती है, दूर दराज के जो विलेजेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस देखने को नहीं मिलती है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी, या फिर वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है ताकि दूर दराज वाले एरियाज़ में भी फाइनेंशियल एक्सेस हो सके इनको। इनिशियल फेज़ में इसके अंदर 2000 रिमोट विलेज हैं और यूनियन टेरिटरी के, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको लिया गया है। लेकिन फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर 80 वुमेन से सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर से उन्हें लिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न से डिजी सखीज़ के रूप में सिलेक्ट किया गया है। इसी ओकेजन पे इन्होंने 80 आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसे इन शॉर्ट AEPS बुलाते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है डिजी सखीज़ के बीच में। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन JKRLM, ये मिशन है इनका जम्मू एंड कश्मीर का। इन्होंने इसके साथ साथ एक वीक लंबी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे भी लॉन्च किया गया है कृषि सखी और पशु सखीज़ के लिए। पशु सखीज़ मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशली पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप उसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत डीप में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ये क्यों किए गए हैं? ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है उसे किया जा सके। इसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़रूरी होती है नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। इसके लिए ताकि हमारा जो नेशन है, हमारा देश है, किसी भी देश की प्रगति माना जाता है कि महिलाओं के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि उस देश की आधी पॉपुलेशन महिलाएं होती हैं। हमारे देश के अंदर भी 50% के अबाउट जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स ही है। तो अगर उनका पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगा तो हमारे देश की प्रोग्रेस है वो बहुत पीछे रह जाएगी। हालांकि अब बहुत कुछ सुधर रहा है पहले से। चलिए अब आगे देखते हैं। बिजंत पांडा कमेटी, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, तो ये किससे रिलेटेड ये बताना है। इसके अंदर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है PPP मॉडल के हिसाब से। PPP की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, मैं ही बता देती हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, ताकि ये एनालाइज कर सके NPA मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर है। NPA कब होता है? जब एक बैंक के अंदर जो लोन की पेमेंट है, जो EMI भरते हैं,
तो उसके अंदर जो ड्यू रह जाती है एक पेमेंट, जो इसके अंदर जो पेमेंट्स है वो लगातार 3 महीने तक अगर ड्यू रह जाती है तो उन्हें क्या मान लिया जाता है कि उसकी उम्मीद खत्म हो गई है कि ये पैसे वापस नहीं आएंगे। तो इस वजह से बैंक क्या करते हैं, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर डाल देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। इसके अंदर डिसाइड किया जाता है अप्रोप्रिएट लेवल की रिजर्व बैंक के पास में कितना जो रिजर्व है मनी है वो होल्ड कर पाएगा वो। आरबीआई के अंदर ये पॉलिसी होती है, जैसे कि CRR होता है, कैश रिजर्व रेशो, CRR होता है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो SLR होता है, या फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, जिसे हम इन शॉर्ट NCC बुलाते हैं, ताकि इसे और भी ज़्यादा रिलेवेंट बनाया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ये NCC से रिलेटेड है। चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है हमें कि हमारे देश के अंदर NCC की कितनी पॉपुलेशन है, मतलब कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है जो NCC कैडेट्स के अंदर है। तो वो है 13 से लेकर 15 लाख तक इंक्लूड है इसके अंदर। और ये हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनके पार्ट होती हैं। और इनका मोटो है वो क्या होता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मतलब कि एकता और अनुशासन। तो इनको भी ये बहुत ही बेसिक्स वैसे बातें हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकती है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि मुझे NCC मिल जाए, लेकिन मुझे NCC नहीं मिला कि बिकॉज़ यहाँ पे आसपास में NCC का कोई भी कॉलेज नहीं था, NSS ही मिला मुझे। तो आप NSS का जो मोटो है वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब इसको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, जिसे चेयर करेंगे, जो इसके चेयरपर्सन होंगे वो हमारे MP रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, श्री विजयंत पांडा, और इन्हीं के नाम पे इस कमेटी को बनाया गया है। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा NCC का, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है उनका, ताकि उसे हमारे देश के जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, जो समय बदल चुका है, उसके हिसाब से और भी ज़्यादा रेलिवेंट बनाया जा सके। इसके अंदर रेफरेंस दिया गया इस कमेटी का, जो हमारे जो इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर NCC कैरिकुलम को शामिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारे देश के अंदर जो NCC के कैडेट्स हैं वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बन सके। हमारे देश के अंदर जो नेशनल बिल्डिंग है या फिर नेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं, उनके अंदर जो सेक्टर्स हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, जो पर्पज़ रखे गए हैं, मेजर रखे गए हैं, उन सभी को और भी ज़्यादा गेनफुल बनाया जा सके हमारी कंट्री के लिए। यही इसका मेन फोकस रहेगा। NCC वो हमारे देश की सबसे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है हमारे देश के अंदर जो यूथ है उनके अंदर कैरेक्टर, डिसिप्लिन या फिर सेक्युलर और आइडियल्स, जिसके अंदर एक इंसान है वो एक यूथ है वो सेल्फलेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, हमारे सिटीजन्स के अंदर ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक एम और भी है, ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके, ट्रेन किया जा सके और मोटिवेट किया जा सके यूथ लीडरशिप क्वालिटीज़ को, उनकी पूरी लाइफ के अंदर वो किस तरह से काम करेंगे, इस तरह से रहेंगे, उसका डिसिप्लिन उनके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडिंग आवर कंट्री, मतलब कि हमारे देश के अंदर भी ये इंक्लूड है, एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर हमारे देश की हर फैमिली से एक व्यक्ति को हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनके अंदर सर्व करना पड़ता है। वैसे तो हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी और यूथ इतनी ज़्यादा है कि इस जो लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करने की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर इसे बहुत ही सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है हमें। यहाँ पे हम अगर 2019 से 2020 को कंपेयर करते हैं, तो 2020 के अंदर जो क्राइम है वो इंक्रीज़ हुआ है 28%, जिसके अंदर मेनली क्या इंक्लूड है, कोविड-19 की जो नॉर्म्स दिए गए हैं उनका वायलेशन शामिल है। फिर अगली स्टेटमेंट है, क्राइम रेट रजिस्टर हुई है पर लाख पॉपुलेशन के ऊपर, वो 2020 के अंदर डिक्लाइन हुई है 2019 की कंपैरिजन में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ध्यान रखिएगा कि नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज 2019 के कंपेयर में 2020 के अंदर जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। चाहे हमारी कंट्री लॉकडाउन में कितनी ही चल रही हो, लेकिन फिर भी हमारे जो क्राइम्स हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। NCRB जो कि हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है, जो कि हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है रिसेंटली। उसके अंदर 28% इंक्रीज़ देखने को मिला है रजिस्ट्रेशन जो केसेस है 2020 के अंदर, जो 2019 है उसकी कंपैरिजन में 21 फोल्ड जंप देखने को मिला है रिकॉर्डेड केसेस के अंदर, जिसके अंदर डिसओबीडियंस देखने को मिला है, मतलब कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, स्टेट लॉज हैं या फिर और भी वायलेशंस हैं IPC के, उनके अंदर इसे इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर अगर हम देखें, क्राइम जो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है वो 50,291 केसेस हैं वो इंक्लूड हुए हैं। इनका मतलब इसका मतलब है कि 9.4% इंक्रीज़ हुआ है। जबकि सिंपल हर्ट की बात करें तो 32.9% है, जिसके अंदर टोटल केसेस की बात हो तो 16,543 है। जबकि अगर लार्जेस्ट चंक देखने को मिलता है तो ये यही है 16,000 वाला।
और केसेस जो SC और ST के खिलाफ है, जो प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट है, उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला है 8.5%। 4273 केसेस हैं इसके अंदर। हालांकि आपसे इतनी डीप में कोई नहीं पूछने वाला, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट दी है कि 2019 के कंपेयर में कितनी बड़ी है, इतनी सिंपल ही स्टेटमेंट पूछी जाती है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। बाई चांस अगर आपसे कोई पूछ लिया, फिर ऐसा हो कि एग्जामिनेशन में गलती से ये दे एग्जामिनेशन का अगर दिमाग खराब हो जाता है तो वो फंसाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है हमसे, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम इसको हल्का हल्का देख लेंगे एक दो बार अगर आप PPT में से भी देख लेंगे तो इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। टोटल केसेस की बात करें तो 66,01,285 कॉग्निजेबल क्राइम्स देखने को मिले, जिनके अंदर 42.54 लाख जो इंडियन पिनल कोड के अंदर आए हैं, जिनके और दूसरा 23.46 है वो स्पेशल और लोकल लॉज जिसे इन शॉर्ट LL बुलाते हैं। क्राइम रेट की अगर हम बात करते हैं पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो 385.5% थी 2019 के अंदर और 487.8% है 2020 के अंदर। तो 2020 के अंदर कम नहीं हुए बल्कि इंक्रीज़ हुए हैं। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी लॉकडाउन की वजह से, जो मार्च 25 से लेकर 31 मई तक चला था। उसके अंदर जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, वहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, चिल्ड्रंस है, सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके खिलाफ या फिर चोरी की केसेस देखने को मिले, बलगैरी की या फिर रॉबरी या फिर डैकोटी की केसेस हैं, वो डिक्लाइन हुए हैं। हालांकि जो केसेस हैं मर्डर के, उनके अंदर 1% का इंक्रीज देखने को मिला। यहाँ पे 1% का मतलब है 29,193। तो ये भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी सबसे ये 1% ही बढ़ा है। अब आगे देखते हैं। रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ये एक रिपोर्ट है, ये रिसेंटली लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। इसको देख लेते हैं। नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया गया है इस रिपोर्ट का, वो है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अर्बन प्लानिंग जैसे कि अर्बनाइजेशन है, उसके ऊपर हम इस वक्त अर्बनाइजेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है हमारे देश के अंदर, तो उसी से रिलेटेड है। इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात की जा रही है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं, और ये जेंटली रिलीज़ की गई है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार, उनके द्वारा, और CEO हैं श्री अमिताभ कांत उनके द्वारा, और जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर के राजेश्वर राव, इन सभी ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। इसके अंदर काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस है वो दी गई हैं, ताकि क्या किया जा सके, वैल्यू चेन को क्रिएट किया जा सके, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी बनाई जा सके इंडिया के अंदर। इसके अंदर प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस भी इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि हेल्थ की प्लानिंग की जा सके, या फिर अर्बन गवर्नेंस है उसकी री इंजीनियरिंग की जा सके, या फिर जो टाउन और कंट्री प्लानिंग है उसका रिविज़न किया जा सके, उसके जो एक्ट्स लिए गए हैं उनका। और रिपोर्ट के अंदर सजेस्ट किया गया है कि हर सिटी को एस्पायर करने की ज़रूरत है, ताकि वो एक हेल्दी सिटी फॉर ऑल बन सके, और इसका एजेंडा रखा गया है कि 2030 तक ऐसा हम क्रिएट कर पाएंगे। इसके अंदर जो इनिशियल फेज़ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका नाम रखा गया है 500 हेल्थी सिटीज़ प्रोग्राम। इसके अंदर 5 साल का टाइम दिया गया है, मतलब कि कोशिश की जा रही है कि 500 सिटीज़ को 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे हेल्दी सिटी के रूप में। सिटीज़ और टाउन है उनको सिलेक्ट किया गया है जॉइंटली स्टेट और लोकल बॉडीज़ के द्वारा। अर्बन प्लानिंग फाउंडेशन है, उसके अंदर इंटीग्रल डेवलपमेंट की जा रही है सिटीज़ की, सिटीजन्स की और इन्वायरमेंट की। ये तीनों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनके ऊपर बहुत ही लेट हुआ है जो फोकस हुआ है, हम अब देखने लगे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आपको पता ही होगा कि हमारा एजेंडा रखा गया है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके अंदर हम कहा गया है कि जो 2% तक इंक्रीज़ होने वाला है जो हमारा टेम्परेचर, उसको डिक्रीज़ करना है, उसको कोशिश करनी है कि उसे 1% से भी कम लाया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? किसके बारे में? इंटरपोल के बारे में बताना है। इलीगल, हमारी पहली स्टेटमेंट है इलीगल गैम्बलिंग, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन इसके इंटरपोल के जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर नहीं आती है। और दूसरी स्टेटमेंट है, इंडिया के अंदर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो एक नोडल बॉडी है इंटरपोल के लिए, जिसके अंदर जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनको ये काउंटर पार्ट्स के साथ में शेयर करते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो गैम्बलिंग है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है, उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स है जैसे कि करप्शन है और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इससे। तो इतना बड़ा मुद्दा है वो इंटरपोल कैसे छोड़ सकता है? तो ये इसकी जुरिडिक्शन के अंदर आता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इंटरपोल का एक ऑपरेशन है जिसके अंदर टारगेट किया गया है इलीगल गैम्बलिंग का, 2020 के बाद की जा रही है ये। इसके अंदर UEFA, जिसका मतलब है यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप, इसके अंदर 1400 लोगों को अरेस्ट किया गया था। $7.9 मिलियन की मनी है उसको सीज किया गया था, ये कैश में मिला था एशिया और यूरोप से। इस ऑपरेशन के अंदर 28 कंट्रीज़ की जो एजेंसीज है वो इंक्लूड हुई थी, जिसके अंदर इंडिया भी एक शामिल है।
इलीगल गैम्बलिंग जनरेट करता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, जिसके अंदर नेटवर्क है वो बढ़ जाता है। ओपन क्लोजली देखने को मिलता है इसके अंदर और भी क्राइम्स है जिनको ये इंक्लूड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम होती है इसके लिए। इसकी वजह से ऑपरेशन जिसके अंदर कोऑर्डिनेट किया गया है इंटरपोल के साथ में, वो कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन यूनिट्स के, इनको सपोर्ट दिया गया है। एशिया पैसिफिक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम से इन शॉर्ट APEG बुलाते हैं, और इंटरपोल मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स जिसे IMFTA बुलाते हैं। इन इंडिया की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नोडल एजेंसी है इंटरपोल के लिए, और ये अपनी इन्फॉर्मेशन से वो इनके साथ में शेयर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इशू किया है इंडिया का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड? हमारे ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसे इन शॉर्ट LIC बुलाते हैं, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसे ONGC बुलाते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC बुलाते हैं। तो इसका आंसर आपको देना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।